Hello students, we were studying our third chapter, that is inheritance and variation, and this is our part 3 of our video. In the previous video हम लोग स्टार्ट किए थे जेनेटिक टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना एंड वी हैव स्टडीड मोनोहाइब्रिड। लास्ट हम लोग स्टॉप किए थे मोनोहाइब्रिड पे। अब उसके आगे के टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। नेक्स्ट है हम लोग सेकेंड वीडियो में मैंने बोला था मैं F1 जनरेशन के बारे में आगे डिस्कस करती हूँ, तो ये रहा F1 जनरेशन के बारे में। F1 जनरेशन क्या है? इट रिफर्स टू द फर्स्ट फीलियल जनरेशन। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंटल क्रॉस. Alternatively, it is first generation from given mating between pure parent having contrasting characters. मतलब कि जो फर्स्ट जनरेशन होता है, मतलब कि अब ये है दो पेरेंट्स, ओके, ये पेरेंट्स है, इनके बीच में क्रॉस हुआ तो ये लोग ने एक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस किए। फिर उसके बाद फिर ये पेरेंट्स के बीच में क्रॉस हुआ तो वो लोग सेकेंड ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे नहीं, ऐसे देखो, ये पेरेंट है, इनके बीच में क्रॉस हुआ और फर्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ। फिर ये पेरेंट बनेगा, ये ऑफस्प्रिंग, ओके। फिर ये जब पेरेंट बना, तो इसके बाद ये फिर से ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो पार्ट है फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, ये जो फर्स्ट जनरेशन है ये होता है F1 जनरेशन। क्लियर? फर्स्ट फीलियल जनरेशन, जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में मेटिंग होती है, मतलब क्रॉस हो रहा है, मेटिंग हो रही है, ओके, बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स हैविंग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। समझा इतना? F1 जनरेशन क्या है? इट इज़ द फर्स्ट जनरेशन जो कि दो प्योर पेरेंट्स के बीच में मेटिंग होने के वजह से हुई है। ये हो गया F1 जनरेशन। देन होता है F2 जनरेशन। F2 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन जैसे F1 था, सेकेंड जनरेशन को बोलेंगे F2। द सेकेंड जनरेशन मतलब प्रोजेनी। प्रोजेनी क्या? चाइल्ड। अब वो जो चाइल्ड इनब्रीड करेंगे, अब वो जो चाइल्ड है प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फिंग, that is inbreeding of F1 generation offspring is called second filial generation. For example, progeny produced from a cross between two F1 individual, that is TT into TT. मतलब पहले जब जनरेशन हुआ था, पहले जब क्रॉस हुआ था F1 में, तो टॉल इंटू टीटी हुआ था, समझा? तो बना था टी। क्लियर? अब जब क्रॉस होगा तो टीटी इंटू टीटी होगा। मतलब ये जो फर्स्ट हुआ था वो प्योर पेरेंट्स थे। अब जब क्रॉस हो रहा है तो ये लोग प्योर पेरेंट्स नहीं हैं, ये लोग सेकेंड जनरेशन है। क्या है जनरेशन? टी इंटू स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी के बीच में अब क्रॉस हो रहा है। तो ये वाला जब क्रॉस होगा तो हो गया सेकेंड या फिर F2 जनरेशन। क्लियर? देन पुनेट क्रॉस या फिर चेकर बोर्ड। It is a probability table representing different permutation and combination of fertilization between gamete of opposite mating types. In short, it is a diagrammatically representation of a particular cross to predict the progeny of a cross. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पहले आप ये टेबल देखो, ओके। तो अब ये जो है ये फीमेल गैमेट्स और मेल गैमेट्स है। तो अब जब ये ऊपर वाले हैं मेल गैमेट्स और नीचे वाले जो वर्टिकल में हैं
वो है फीमेल गैमेट्स। अब जब इनका क्रॉस होगा तो ये बनेगा टी टी, ओके। बाजू वाला बनेगा कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, नीचे वाला बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, उसके बाद वाला बनेगा टी एंड टी। तो ये जो है टी टी है और टी और स्मॉल टी है और ये टी और टी है, ये सारे हो गए टॉल। और ये जो छोटा टी और टी है ये है डॉर्फ। क्लियर? तो ये जो टॉल और ये जो डॉर्फ है ये एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि 3 टॉल हो गए और एक डॉर्फ हो गए। तो ये प्रोबेबिलिटी कि ये इतनी टॉल हो गए और इतनी डॉर्फ हो गए, इसे बोलते हैं पनेट स्क्वायर या चेकर बोर्ड। टू मेक सम प्रोबेबिलिटी table representing different permutation and combination of fertilization between gametes of a opposite mating types. In short, it is a diagrammatic representation of a particular cross to predict the progeny of a cross. Clear? Then second है होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम क्या होता है? द मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली एसेंशियली identical chromosome present in a diploid cell are called homologous chromosome. Such chromosomes synapse during meiosis. तो यहाँ पे डेफिनेशन में ही है कि वो पेरेंट, वो ऑफस्प्रिंग जो मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर होगा वो होता है होमोलोगस क्रोमोसोम। क्लियर? इतना समझा कि जो होमोलोगस का मतलब सेम होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली मतलब स्ट्रक्चरली, जेनेटिकली मतलब जीन से, और स्ट्रक्चरली मतलब उनका फिज़िकल अपीयरेंस जो भी है कि टॉल है तो टॉल, डॉर्फ है तो डॉर्फ, वो सब क्या हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। देन नेक्स्ट आता है, फिर आता है एक बैक क्रॉस। बैक क्रॉस बहुत ही सिमिलर टर्म है बट हम लोग इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे, बट अभी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बैक क्रॉस के बारे में कि इट इज़ अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट्स। पर अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा कि स्मॉल टी और कैपिटल टी है, कैपिटल टी है, ओके। और एक है स्मॉल टी। तो यहाँ से हम लोग को मिला कैपिटल टी, यहाँ से मिला स्मॉल टी मिला, ओके। एक बार वापस मैं रीज करती हूँ सबको। देखो, अब ये था कैपिटल टी, एक था स्मॉल टी। इन दोनों में जब क्रॉस हो रहा था हमें मिलता है कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। इतना क्लियर हुआ? इतना तो सबको पता है। अब जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये अपने आप को वापस से डिवाइड कर रहा है। क्लियर? अब जब ये अपने आप को वापस डिवाइड करेगा तो ये हो गया कैपिटल स्मॉल टी, ये हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी। यहाँ तक हम लोग ने पढ़ा। अब बैक क्रॉस में क्या होता है? ये कैपिटल टी और स्मॉल टी अपने पेरेंट सेल के साथ क्रॉस करता है, मतलब जो F1 प्रोजेनी के साथ वो क्रॉस कर रहा है, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट। ठीक है? जैसे अब यहाँ पे देखो F1 टॉल इंटू प्योर डॉफ, दैट इज कैपिटल टी जो है क्रॉस करता है कैपिटल टी बोथ प्योर और प्योर के साथ। जब वो क्रॉस कर रहा है तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस, मतलब वो पीछे जा रहा है। ओके, क्लियर हो गया? देन
ऐसे सिमिलर टर्म है हमारे पास एक। अब ये एक और सिमिलर टर्म है सेम एज द बैक क्रॉस, यहाँ होता है टेस्ट क्रॉस। ओके, इट इज़ अ काइंड ऑफ बैक क्रॉस रिमेंबर, बट द ओनली डिफरेंस इज़ कि ये जो टेस्ट क्रॉस है ये सिर्फ होमोजाइगस एंड रिसेसिव पेरेंट में होता है। ओके, तो टेस्ट क्रॉस अगर होगा तो होमोजाइगस एंड रिसेसिव पेरेंट जो होते हैं उनमें होता है टेस्ट क्रॉस। It is a cross of F1 progeny with homozygous recessive parent. It is used to test the homozygous या heterozygous nature of hybrid. फिर it's important that it is a kind of back cross and it occurs only in homozygous and recessive parent. Then एक और टर्म होता है phenotypic ratio. ये रेशियो क्या होता है? इट इज़ अ रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर फिजिकल अपीयरेंस। मतलब उनका जो भी अपीयरेंस हुआ उससे एक रेशियो निकालते हैं। अगर 3 टॉल है और एक डॉर्फ है तो उनका रेशियो होगा 3:1। ये क्या है? F2 फेनोटाइपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब जैसे अभी वो पुनेट चेकर बॉक्स जो था उसमें हम लोग ने देखे थे कि 3 टॉल है एक डॉर्फ है, तो ये 3:1 क्या हो गया? ये फिनोटाइपिक रेशियो। स्ट्रक्चरली हम लोग उसका रेशियो निकाल रहे हैं कि कितने टॉल हो गए कितने डॉर्फ हो गए। क्लियर? विथ फिनोटाइपिक रेशियो। देन होता है सिमिलरली एक जीनोटाइपिक रेशियो होता है, उसमें भी हम लोग उसके जीन्स का रेशियो निकालते हैं। ए रेशियो ऑफ द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड इन द F2 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन विथ रिस्पेक्ट टू देयर जेनेटिक मेकअप। फॉर एग्जाम्पल 1 TT is to 2 TT is to 1 TT। क्लियर? इन F2 जेनोटाइपिक रेशियो इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब फिनोटाइप पे हम लोग फिनोटाइप का रेशियो निकाल रहे थे, उसके फिनोटाइपिक स्ट्रक्चर। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उसका। जीनोटाइप में हम लोग उसका जीनेटिक स्ट्रक्चर के बारे में रेशियो निकाल रहे हैं। क्लियर हो गया? एक होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब ये हमारा सेकेंड लास्ट टर्म है मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये इसमें क्या होता है? इट इज़ अ क्रॉस बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट is called monohybrid cross, that is cross of a pure tall and pure dwarf plant. Mendel formed the monohybrid cross between two pea plants with only one pair of contrasting character. मतलब यहाँ पे क्रॉस हो रहा है किसके बीच में? पेरेंट्स के बीच में, और वो पेरेंट डिफ़र कर रहे हैं इन ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट। उनमें कितना हेरिटेबल ट्रेट है? ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट। उसे बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जैसे अगर अभी एग्जांपल ले लो, टी और टी क्रॉस हुआ इनटू टी एंड स्मॉल टी, मतलब टॉल। ये प्योर है कैरेक्टर, ये भी प्योर है, बट ये लोग कैसे हैं? पेरेंट डिफरिंग इन वन हेरिटेबल ट्रेट, एक ही ट्रेट के हैं। तो इनमें जब क्रॉस होता है तो ऐसे पेरेंट्स को बोलते हैं, ऐसे क्रॉस को बोलते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जहाँ पे क्रॉस हो रहा है प्योर टॉल एंड प्योर डॉर्फ का। क्लियर? मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? बहुत सिंपल है, क्रॉस हो रहा है प्योर पेरेंट का एंड ओनली वन हेरिटेबल ट्रेट होता है। तो ये हो गया हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब नेक्स्ट एक लास्ट टर्मिनोलॉजी है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो प्योर कैरेक्टर्स मिलते हैं, मतलब ये क्रॉस होता है बिटवीन पेरेंट्स डिफरिंग इन टू हेरिटेबल ट्रेट, इज कॉल्ड डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे कि राउंड सीडेड प्लांट विद डार्फ wrinkled seeded plant. Mendel's also performed the dihybrid cross between pea plant that differed in two pairs of contrasting characters. Contrasting characters मतलब different characters.
इसमें क्या होता है कि दो राउंडेड प्लांट्स है, ओके, कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, ओके। स्मॉल आर नहीं, एक मिनट हम लोग इसको इरेज करते हैं। एक है कैपिटल आर, एक है कैपिटल वाई। क्या हो गया कैपिटल और कैपिटल वाई, मैंने बताई थी, बैक जाके मैं वापस बताती हूँ। देखो हम लोग यहाँ पे पढ़े थे ना, तो ये जो डाई हाइब्रिड प्लांट में क्या होता है, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई क्रॉस करते हैं विथ स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई। कैसे दिखता है देखो, ये है ट्रू राउंड प्लांट्स और ये है येलो, ओके। शेप ऑफ सीड एंड कलर ऑफ सीड क्रॉस करते हैं व्रिंकल्ड और ग्रीन प्लांट से, समझा। मतलब दो कैरेक्टर्स, दो प्योर प्लांट्स इन्वॉल्व है, इसको बोलते हैं डाई हाइब्रिड टाइप ऑफ क्रॉस। क्लियर हो गया, ये इस तरीके से दिखता है। और मोनो हाइब्रिड कैसे दिखता है, प्योर टीटी इंटू स्मॉल टीटी, समझा, टॉल इंटू डॉर्फ। यहाँ पे दो ट्रेड्स इन्वॉल्व होता है डाई हाइब्रिड पे। तो यहाँ पे हमारा पूरा जेनेटिक टर्मिनोलॉजीज कंप्लीट होता है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मतलब उसने इनहेरिटेंस के लिए ये जो ट्रांसफ़र होता है जेनेटिक मटेरियल्स का, जो उसने बताया था इनहेरिटेंस का, उसके ऊपर उसने कुछ लॉ सेट किया। तब वो लॉ कौन कौन से हैं, टोटल पहले देखना है कि 3 लॉ है, क्लियर। तो वो 3 लॉ कौन से हैं और कैसे हैं, हम लोग हर एक चीज़ अभी हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो पहले मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, एंड मैंडल प्रपोज 3 बेसिक postulates on the basis of which 3 law were formulated. These are described below. तो पहला लॉ है, पहले लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब डोमिनेंस क्या है और कैसे है, पहले वो पढ़ेंगे। तो उसने क्या बताया, एकदम ध्यान से सुनना। इन मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉसेस, जो अभी हम लोग देखे मोनोहाइब्रिड और डाई हाइब्रिड क्रॉसेस में, phenotypic characters are controlled by discrete unit called factors, ये तो पता है। In a dissimilar pair of factor, one member of a pair dominant over the other. ये जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है इज़ यूज टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 and the expression of both in F2 generation. मतलब क्या होता है कि जो डोमिनेंस के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो कैरेक्टर डोमिनेट करता है, ओके, जो कैरेक्टर डोमिनेट कर रहा है, अगर टॉल और डॉर्फ के बीच में क्रॉस हो रहा है, और अगर जो ऑफस्प्रिंग है वो टॉल है, तो वो हो गया उसका डोमिनेंट कैरेक्टर, और उसका डॉर्फ वाला जो है वो तो उसका रेसेसिव पार्ट है। तो यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे है वो है स्टेटमेंट है। ये क्या है, स्टेटमेंट है ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये चीज़ आपको याद करनी है, एकदम रट्टा मारना है स्टेटमेंट को। when two homozygous individual, homozygous मतलब सेम कैरेक्टर्स वाले इंडिविजुअल with one or more sets of contrasting characters are crossed. इतना आई होप रीड करते साथ आपके दिमाग में आ गया होगा कि क्या रीड कर रहे हो। द अलील्स मतलब कैरेक्टर्स that appear in F1 are dominant and those which do not appear in F1 are recessive. समझ गया, जो अपीयर हुए वो डोमिनेंट और जो अपीयर नहीं हुए वो हो गए रिसेसिव। ये है अपना लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्लियर। अब सेकंड लॉ है
लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये लॉ क्या है। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट that the allele do not show any blending or mixing, and both the allele characters are recovered as such in the F2 generation, though one of these is not seen at the F1 stage. इसके हिसाब से, ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स के हिसाब से मेंडल ने ये बताया कि जो अलील होते हैं वो कोई ब्लेंडिंग या मिक्सिंग शो नहीं करते। ओके, अगर कैरेक्टर उसके डोमिनेंट है F1 में और F1 में दिखाई दिए और अगर F2 में दिखाई नहीं दिए, तो हो सकता है कि वो F1 में अगर दिखाई नहीं दिए तो F2 में दिखाई देंगे, बट उसके अंदर कोई मिक्सिंग और वो कोई जादू से गायब नहीं होते, वो रहते हैं। आई टोल्ड यू वो दब जाते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर्स दबते हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, बट वो लोग गायब नहीं हो रहे, वो लोग ख़त्म नहीं होते। ओके, वो लोग के अंदर वो कैरेक्टर्स रहते हैं। फिर उसके बाद ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जब गैमेट फॉर्मेशन होता है, ये जो दो अलील होते हैं ये सेपरेट करते, सेग्रीगेट का मतलब ही सेपरेशन होता है। ओके, अदरवाइज रेसेसिव टाइप विल नॉट अपीयर इन F2। फिर उसी के वजह से ये जो अलील है वो अपने आप को सेपरेट करते हैं, इस वजह से F2 में रिसेसिव टाइप जो है वो अपीयर होता है। अगर सेपरेशन नहीं होता तो रिसेसिव टाइप अपीयर नहीं होता। ओके, the gametes which are formed are always pure for a particular character. A gamete may carry either dominant or recessive factors, but not both. That's why it is called as law of purity of gametes. मतलब कोई भी एक कैरेक्टर होगा, या तो डोमिनेंट होगा या तो रिसेसिव होगा, बट एक साथ दोनों नहीं होंगे। अगर F1 में डोमिनेंट है वो कैरेक्टर तो, और दूसरा कैरेक्टर रिसेसिव है, तो हो सकता है वो F2 में, मतलब जब सेकेंड जनरेशन होगा तो जो रिसेसिव कैरेक्टर थे F1 में, वो F2 जनरेशन में वो रिसेसिव कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाते हैं। सो इसका लॉ, ये इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब लॉ ऑफ सेपरेशन। तो इसका स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लॉ स्टेट्स दैट when hybrid F1 forms gamete, the alleles segregate from each other and enter in different gametes. The gamete formed are pure in that they carry only one allele each. Hence, this law is also described as law of purity of gametes. क्लियर कि ये लोग क्या करते हैं, जो गैमेट फॉर्म होता है वो प्योर होता है, एंड इन दैट दे कैरी ओनली वन अलील। मतलब दोनों से एक एक अलील, एक टी कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। ये हो गया लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। अब थर्ड लॉ है अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, थर्ड लॉ है अपना लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें क्या होता है, लेट्स सी। दिस लॉ इज़ बेस्ड ऑन डाई हाइब्रिड क्रॉस, मतलब दो ट्रेट रहते। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब मैं अभी बताई हूँ। इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जेनेटिक्स डेवलप्ड बाय अ मेंडल. It described how different genes or allele present on separate chromosome independently separate from each other during formation of gamete. This allele are then randomly united in fertilization. इतने का मतलब समझा कि ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है कि जो डिफरेंट जीन्स या फिर अलील है जो कि प्रेजेंट होते हैं ऑन सेपरेट क्रोमोसोम, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स है ना, दो अलग अलग, इसके जीन है, इसका ये अलील है,
तो यहाँ पे जो सेपरेट क्रोमोज़ोम पे जो डिफरेंट जीन होते हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं, उन सेपरेट क्रोमोज़ोम इंडिपेंडेंटली सेपरेट करते हैं अपने आप को ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, एंड दिस अलील आर देन रेंडमली यूनाइटेड। फिर ये जो अलील जो अपने आप को सेपरेट कर दिए है, ये यूनाइट करते हैं कब? फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। जो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस F2 फेनोटाइपिक रेशियो F is 9:3:3:1 indicates that ये जो रेशियो के बारे में जो दिया हुआ है वो हम लोग आगे एकदम डीप में अच्छे से पढ़ेंगे, सो डोंट वरी। तो ये जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है 9:3:3:1, ये क्या इंडिकेट करता है? दैट द टू पेयर ऑफ कैरेक्टर्स बिहेव इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। It can be concluded that the two characters under consideration are assorted independently, giving rise to different combination। मतलब दो characters independent हो गए, फिर वो लोग fertilize हुए, कब एक होते हैं यूनाइट होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे, और उसके बाद वो लोग डिफरेंट कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करते हैं। अब जो स्टेटमेंट है, इसका स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हमेशा बताई स्टेटमेंट्स मैंने लिखी इसीलिए हो क्योंकि ये स्टेटमेंट्स ही इम्पॉर्टेंट है। आपको एग्ज़ाम में स्टेटमेंट पूछेगा, ओके। ये एक्सप्लेनेशन नहीं पूछेगा, ये स्टेटमेंट पूछेगा। जो द लॉ स्टेट्स दैट व्हेन हाइब्रिड possessing two or more pair of contrasting characters forms gamete, the factor in each pair segregate independently of the other pair। एकदम ध्यान से, आई होप पूरा जब पढ़े होगे तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि जो हाइब्रिड पोजेसिंग है, ये जो हाइब्रिड कैरेक्टर्स हैं, जो इनका क्वालिटी है, जो टी आर और पहले तो मैंने क्या बताई थी, ये डाई हाइब्रिड में हो रहे। तो ये जो हाइब्रिड टाइप है इसमें क्या होता है? दो या दो से ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स हो रहे हैं, जैसे कि आर वाई है ना। ये सब दो या दो से ज़्यादा है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स बोलते हैं। अब ये लोग सब मिलके गैमेट बनाए, और ये जो फैक्टर होते हैं ईच पेयर में, ये जो फैक्टर है हर पेयर में ये अपने आप को सेग्रीगेट करते हैं, मतलब डिवाइड करते हैं या सेपरेट करते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। क्लियर हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो अपना ये हो गए अपने तीन लॉ। पहला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जहाँ पे हम लोग डोमिनेंस के बारे में पढ़े कि कौन सा किस पे डोमिनेंट हो रहा है। क्लियर। फिर हम लोग पढ़े लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के, इसमें क्या होता है? जो हाइब्रिड फॉर्म गैमेट्स होते हैं वो अपने आप को सेपरेट करते हैं, मतलब जो अलील है वो सेग्रीगेट कर रही है अपने आप को, और वो डिफरेंट गैमेट्स में एंटर कर रहे हैं। When hybrid F1 forms gamete, the alleles segregate from each other and enter in different gamete। जो गैमेट फॉर्म होता है वो प्योर होता है, इन दैट दे कैरी ओनली वन अलील ईच। हैंस दिस लॉ इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। फिर थर्ड होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये भी बहुत इजी है, सबसे ज़्यादा इजी यही है कि जो हाइब्रिड प्रोसेसिंग है, जो कि दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं उसके अंदर, तो वो कैरेक्टर आगे जाके अपने आप को इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर रहे हैं, ओके। डिवाइड करने के बाद वो अपने आप को सेपरेट करते हैं, एंड वो लोग एक अलग से अपना सेपरेट और डिपेंडेंट हो जाते हैं। एकदम ध्यान से सुनना, जैसे कि आर था, आप भी बताइए ना, आर है और वाई है। तो अब जब ये आगे जाके सेग्रीगेट कर रहे हैं तो हर पेयर इंडिपेंडेंट हो जाता है ऑफ द अदर पेयर। व्हेन हाइब्रिड प्रोसेसिंग टू और मोर पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर, तो अलील फॉर्म गैमेट्स। उसके बाद ये जो फैक्टर्स होते हैं इन ईच पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द अदर पेयर। मतलब उनको किसी की
ज़रूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। तो यहाँ पे हमारा लॉ ख़त्म होता है। आई होप ये तीनों लॉ बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैंडल्स लॉ बोल के क्वेश्चन आता ही है एग्ज़ाम में। फिर अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस क्या है वो हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। सो वॉच ऑल द पार्ट्स ऑफ द वीडियो। यहाँ तक बहुत ईजी था। थैंक यू स्टूडेंट्स।